Assalamualaikum viewers. Today we will discuss types of X-rays and inner shell transition. X-rays की प्रोडक्शन कैसी होती है ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ लिया था। तो आज हम टाइप्स ऑफ एक्स-रेस पढ़ेंगे एंड इनर शेल ट्रांजिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स-रेस बनती कैसी है। शार्ट से इसको रिपीट कर देते हैं कि देखें, जिस तरह अगर हम हाइड्रोजन एटम का लेते हैं, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर उसकी ट्रांजिशन होती है आउटर शेल में तो इसकी एनर्जी जो होती है ये हमारे पास बहुत कम आती है। तकरीबन इसकी एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एन स्क्वायर आते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी एटम को एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हाई मेटल को हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने एक्स-रेस की प्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम जो एनोड पर टारगेट यूज़ करते हैं वो या तो मोलिब्डेनम होता है या फिर टंगस्टन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह किसी भी हाई मेटल को एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें जैसे टंगस्टन है उसका एटॉमिक नंबर 74 आ गया, मोलिब्डेनम है उसका एटॉमिक नंबर 42 आ गया। तो अगर हम कहते हैं कि Z हमारे पास कोई भी एटॉमिक नंबर है, उसमें यहाँ पर हम डिटेल से देख लेते हैं। तो ये हमने कोई भी मतलब एटम को एज्यूम कर लिया जिसमें अगर हम कहते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बाहर से हम कहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन को अगर बम्बार्डमेंट की जाए हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी यहाँ से कोई भी रेडिएशन जो होंगी वो रेडिएशन अगर हिट करती है इसको, यहाँ से कोई रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशन जब आकर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करती हैं, इस एटम को जब हिट करती हैं, तो हिट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इनर शेल में ये क्या हो जाते हैं? नॉकआउट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाती है हमारे पास, बिलफर्जी इसकी वैकेंसी आ गई। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये जो इनर शेल है इसी शेल से ही इलेक्ट्रॉन आएगा और इस वैकेंसी को फिल अप करेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा इनर शेल से और इस वैकेंसी को फिल करेगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्स-रेस कहते हैं या एक्स-रेस फोटोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर बाहर से बम्बार्डमेंट की जाती है हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की, जब बम्बार्डमेंट की जाती है इस एटम के ऊपर, तो इस एटम के जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नॉकआउट हो जाएगा, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करने के लिए इनर जो शेल होगा इस शेल से, ये नहीं इस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा या आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि जब इनर शेल से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए आएगा तो यहाँ से ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हमारे पास किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है? एक्स-रेस की प्रोडक्शन हुई है। तो ये जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल करेगा तो इसे हम क्या कहते हैं? इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। असल में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन बनते भी हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की एक्स-रेस जो हमारे पास बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से बनते हैं, जब वो हाइयर से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है। तो ये ट्रांजिशन क्या काज करता है? एक्स-रेस काज करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। अब इस एक्स-रेस की टाइप्स को देख लेते हैं कि एक्स-रेस की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एक्स-रेस हमारे पास कितनी है? मेनली इसकी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक है कंटिन्यूस एक्स-रे, जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसका आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे, तो अब इसका हम देखेंगे अलग से कि कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम कौन सा होता है और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि एक्स-रेस जो कंटिन्यूस एक्स-रेज हमारे पास आती हैं वो कौन सी है? असल में जो कंटिन्यूस एक्स-रेज होती हैं ये कब बनती हैं? ब्रेकिंग रेडिएशन से बनती हैं। ठीक है, ब्रेकिंग रेडिएशंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी एटम ले लेते हैं, बिलफर्ज ये हमारे पास एटम है, तो इस एटम में अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर कि ये इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये अगर मतलब बाहर से हाई रेडिएशन या हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को जब पास किया जाता है, ब्रेकिंग रेडिएशंस को जब पास किया जाता है, तो ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन या हाई रेडिएशंस जो हैं
इसको जब पास हम करते हैं तो ये इस न्यूक्लियस के पास से मतलब गुजर के इस तरह जाती हैं। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई है, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की या रेडिएशंस की काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब ये इसके पास से गुजरती है, न्यूक्लियस के पास से या न्यूक्लियस से मतलब दूर जब गुजरती हैं इन रेडिएशंस को, यानी कि अगर ये रेडिएशंस जो हैं इट पासेस क्लोज टू न्यूक्लियस और फार फ्रॉम न्यूक्लियस, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एनर्जी बनती है, कुछ स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे कहते हैं। समझ आइए, यानी कि यहाँ से अगर हाई इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को, हाई काइनेटिक एनर्जी की रेडिएशंस को जब हम पास करते हैं, अगर वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरती हैं या उससे थोड़ा सा दूर गुजरती हैं, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा, वो हमारे पास जो रेज बनेंगी वो कौन सी होंगी, कंटिन्यूस एक्सरे होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम इस बात को भी देख लेते हैं कि अगर तो वो रेडिएशंस जो हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन जो हैं, वो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रही हैं, तो उस केस में न्यूक्लियस के करीब से गुजरते वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। मतलब जब वो न्यूक्लियस के क्लोज गुजरेगा, क्लोज टू न्यूक्लियस, एनर्जी जो बनेगी इस केस में जो रेडिएशंस हमारे पास बनेगी, इन रेडिएशंस की एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। और अगर वो फार फ्रॉम न्यूक्लियस गुजरेगा तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी। तो इस केस में जो स्पेक्ट्रम बनेगा या जो रेज बनेंगी वो हमारे पास क्या होंगी, कंटिन्यूस एक्सरे होंगी या कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम होंगी। इस बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सरे जो हमारे पास है वो क्या है, एक को हम बोल देते हैं कि सॉफ्ट एक्सरे और एक को बोल देते हैं हार्ड एक्सरे, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरे हमारे पास कौन सी एक्सरेज होती हैं जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, लो होती है। सॉफ्ट एक्सरेज को अगर हम देखते हैं तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ये बहुत कम होती है और इसको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होता है बनने के लिए, यानी कि सॉफ्ट एक्सरेज तब बनती हैं जब उसको बहुत ही कम वोल्टेज दिया जाता है। और इसकी अगर हम वेवलेंथ को देखते हैं तो वेवलेंथ इसकी कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉन है, यानी कि वेवलेंथ इसकी 4 एंगस्ट्रॉन है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, बहुत ही कम होगी, लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं ये एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है। इसी तरह अगर हम हार्ड एक्सरेज को देखते हैं तो हार्ड एक्सरेज हमारे पास वो वाली एक्सरेज होती है जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसकी जो वेवलेंथ हम देखते हैं तो वेवलेंथ इसका कितना आता है, 1 एंगस्ट्रॉन आता है। 1 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हार्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और उसकी एनर्जी जो है, एनर्जी भी हाई आ जाती है। और पेनिट्रेटिंग पावर जो है हार्ड एक्सरेज की, पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से इसको हार्ड एक्सरेज कहा जाता है। तो ये किस बेस पे डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस जो कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी जो है, इसकी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आ रहे हैं ब्रेकिंग रेडिएशंस के, ये क्लोज टू द न्यूक्लियस गुजर रहे हैं या फार फ्रॉम न्यूक्लियस गुजर रहे हैं। अगर ये न्यूक्लियस के क्लोज गुजर रहे हैं तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, और अगर वो न्यूक्लियस से दूर गुजर रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी। अब इसकी दूसरी टाइप को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमारे पास कौन सी एक्सरेज होती है, वो एक्सरेज जिनकी एनर्जी क्या हो, लो एनर्जी। और ये कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है, प्रोड्यूस्ड बाय इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि हमने पीछे पढ़ा था कंटिन्यूस एक्सरेज में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन नहीं हो रही है, बल्कि हमने देखा था कि वहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास से बाहर से जो ब्रेकिंग रेडिएशन है वो आ रही है, न्यूक्लियस के पास से गुजर रही है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। जो रेडिएशन आ रही है उनकी एनर्जी क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है, फिर लास्ट में जाके उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी थी जो कि एक्सरेज के फॉर्म में निकल गई थी, ये हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरे था। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में हम कह रहे हैं कि ये कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है, यानी कि इनर जो शेल होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको नॉकआउट किया जाएगा। नॉकआउट करने के बाद जो इनर जो दूसरा शेल होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन उसके वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा। तो इस केस में जो हमारे पास रेडिएशंस बनेंगी या एक्सरेज जो बनेंगी वो क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर सिंपल से देख लेते हैं,
कि ये एक एटम है, यहाँ पर इसके जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से नॉकआउट किया जाएगा, यहाँ पर इसका स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है, वैकेंसी बनेगी। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसकी वैकेंसी को फिल करेंगे। तो ये इस दौरान जो हमारे पास एक्सरे बनेंगी वो कौन सी एक्सरे होंगी? करैक्टरिस्टिक एक्सरे होंगी, ठीक है। तो एक्सरेज जो है इसकी हमारे पास मेनली कितनी टाइप्स आ जाती हैं करैक्टरिस्टिक एक्सरेज की? करैक्टरिस्टिक एक्सरेज की हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती है, यानी के अल्फ़ा, के बीटा एंड के गेमा। अब के अल्फ़ा कौन सी एक्सरेज है? के अल्फ़ा एक्सरेज हमारे पास वो वाली एक्सरेज आ जाती हैं जिसमें अगर हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं एल शेल से, यानी यहाँ पर जो इनर शेल था यहाँ पर वैकेंसी बन गई है, एल शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो आएगा उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? के अल्फा एक्सरेज कहेंगे, यानी कि के अल्फा एक्सरेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल टू वैकेंसी इन के शेल इज कॉल्ड एज के अल्फा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। इसी तरह के बीटा जो है, के बीटा हमारे पास कौन सी होती है? के बीटा उस केस में बनती है, यानी अब हम देखते हैं एटम, पूरे एटम के शेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एटम में बोहर के एटॉमिक मॉडल में उसने बताया था कि ये जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स जो होते हैं, उसको हम फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर के शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से अगर रेडिएशंस आ रही हैं, हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशंस आ रही हैं, वो आकर इसको जब हिट करती हैं तो हिट करने के बाद ये इन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एल शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एल शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, यानी कि हाई रेडिएशंस आई और के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया और यहाँ पर वैकेंसी बन गई, ठीक है। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर हम कह रहे हैं कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो ये जो रेडिएशंस होंगी, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? के अल्फ़ा एक्सरेज कहेंगे, ठीक है, के अल्फ़ा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये एम शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि एम शेल में यहाँ पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तकरीबन 18 इलेक्ट्रॉन एम शेल में होते हैं और इसी तरह 32 इलेक्ट्रॉन। अगर 2n² के फार्मूले को हम देखते हैं तो उसमें हम ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि एम शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एम शेल से इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी को फिलअप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि के शेल एल शेल से ही आएगा के शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर तो इलेक्ट्रॉन एम शेल से आ रहा है और इस वैकेंसी को फिलअप कर रहा है तो उसे हम उस केस में क्या कहेंगे? ये क्या है हमारे पास? के बीटा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज है, ठीक है। के बीटा एक्सरेज हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि एन शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, एन शेल से इलेक्ट्रॉन आकर इस वैकेंसी को फिल अप कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारे पास एक्सरेज बनेंगी वो क्या होंगी? के गेमा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो ये थी हमारे पास एक्सरेज की 3 डिफरेंट टाइप्स। ज़रूरी नहीं है कि के शेल में ही वैकेंसी बनेगी। अगर हम कह रहे हैं कि बाहर से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशंस एल शेल से किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रही हैं, तो फिर हम उस केस में क्या लेंगे? के अल्फ़ा की जगह क्या ले लेंगे? के एल अल्फ़ा, एल बीटा और एल गेमा ले लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक्सरेज की, करैक्टरिस्टिक एक्सरेज की डिफरेंट टाइप्स।